सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अब हम प्रेशर की बात करेंगे एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, the earth is surrounded by a layer of air up to a certain height of nearly 300 km, and this layer of air around the earth is known as the atmosphere of earth. Then it means अर्थ के सराउंड में एयर्स की लेयर है और उन्हीं को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये एटमॉस्फेयर होता है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, अब ये जो एयर होती है जब पर यूनिट एरिया में जब एक्ट करती है तो वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, जब अर्थ के सरफेस पे कोई थ्रस्ट पर्टिकुलर एक्ट करेगा ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हमारे ऊपर जो एयर की लेयर्स है लगभग 300 किलोमीटर तक, उसका जो प्रेशर हमारे यूनिट एरिया पे वर्क करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक तरीके का एयर, मतलब एयर भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से एक्सर्ट करती है, इसका प्रूफ, इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्रशिंग ऑफ ए कैन प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब यहाँ पे एयर कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये आपको एक बेसिक कैन दिखाई दे रहा है, दैट इज अ कैन। ये कैन है, कैन को हमने क्या किया है, कैन के अंदर वाटर फिल कर दिया। कैन के अंदर हमने क्या किया है, वाटर फिल कर दिया है। मान लीजिए यहाँ इस लेवल तक हमने क्या किया, कैन में पानी फिल कर लिया। यहाँ तक हमने कैन के अंदर पानी फिल किया। वाटर फिल करने के बाद हमने क्या किया, इसको ऊपर से यहाँ से ढक्कन इसका ओपन कर दिया। यहाँ से इसका कैप हम ओपन रखेंगे बेटा, ये याद रखिएगा। यहाँ से कैप क्या रखना है, हमें ओपन कैप रखना है। जब आप इसमें पानी भरेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नीचे से बर्नर लगाएंगे। ये हमारा बर्नर होता है, बर्नर से आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। जब वाटर बॉईल होगा बेटा तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी हॉट हो जाएगी, और जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एयर है वो ब्लो आउट होकर बाहर की तरफ निकल के आएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो एयर होंगी वो एयर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगी। तो सारी एयर जब बाहर निकल जाएगी तो केवल वाटर बॉईल होगा। अब हमें क्या करना है, इस कैप को क्लोज कर देना है। आफ्टर देन हमें क्या करना है, क्लोज करना है कैप को, ठीक है। कैप को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें इस कैन को ठंडा करना है। तो हम क्या करते हैं, इस कैन को उठाते हैं और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, देखिएगा कैप हमारा क्लोज हो चुका है। जैसे ही हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला, अब अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर बहुत ज्यादा ही कम है, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर चीजें क्या है, एयर पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसमें, एज ए स्टीम की तरीके से इधर उधर है। जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स कूल डाउन होकर वापस आ जाते हैं, तो स्पेस इनके बीच में बचता है। अब ये ऑक्यूपाई स्पेस कौन करेगा, अब इस स्पेस को कोई ऑक्यूपाई तो कर नहीं पाएगा। तो अंदर से कंटेनर की वॉल पर आउटवर्ड डायरेक्शन का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, ठंडा होकर वाटर बन जाता है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इसका प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि फिर आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से अंदर से बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ का प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर बाहर से लग रहा है कैन के बाहर से, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर कैन के अंदर का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें सफिशिएंट एयर ही नहीं है। तो इस वजह से कैन क्या हो जाएगा बेटा, क्रश हो जाएगा। कैन क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव करता है कि एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इज दैट क्लियर। तो क्रशिंग कैन का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ओके बेटा, अब इसके कुछ बेसिक फेनोमेना, इसके कुछ इफेक्ट देखते हैं हम। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ इफेक्ट देखते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हेल्पफुल भी होते हैं और देखने को मिलते हैं। कह रहा है इन ए रबर सेक्शन, जब रबर सेक्शन पंप की बात करते हैं, इसमें किस तरीके से काम करता है देखिएगा। तो बेटा अगर रबर सेक्शन पंप की देखेंगे तो देखिएगा ये होता है एक रबर शकर। इसमें क्या होता है, ये तो एक रबर टाइप का होता है, और इसके अंदर का ये जो व्हाइट स्पेस तुमको दिख रहा है, ये व्हाइट स्पेस क्या होता है, हॉलो बाउल की तरीके से
ओपन रहता है, ठीक है। बाउल के तरीके से क्या होता है, ओपन होता है, जैसे आपने बाउल लेते हैं उस तरीके से ये अंदर से कर्व्ड होता है, ठीक है, और ये रबर होता है। अब ये काम कैसे करता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ दिया एयर एट अ लो प्रेशर, हमने क्या किया, इसको किसी वॉल पर स्टिक करना चाहे, तो जब हम इसको वॉल पे लगाते हैं तो हम इस तरह से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि वो वॉल पे चिपके। तो जब ये वॉल की तरफ जाता है रबर क्या होता है, जब वॉल की तरफ जाता है तो इसके अंदर एक स्पेस बनता है जिसमें एयर होती है। तो जब हम इसको फोर्स अप्लाई करके इसको दबाते हैं तो अंदर की एयर जो होती है वो बाहर आ जाती है, अंदर की एयर क्या हो जाती है बेटा, बाहर आ जाती है। अब अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। तो जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो रबर शकर इस तरीके से उस पर चिपका रहता है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करता है उसको वॉल पर स्टिक करने के लिए, क्योंकि अंदर से कोई प्रेशर लगता नहीं है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हेल्प करता है कि वो वॉल पर स्टिक हुआ रहे, क्योंकि अंदर एक पहले से एयर गैप था, अब वो एयर गैप नहीं रहा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फ्लैट सरफेस ले रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द रबर शकर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रबर शकर को पुश करने में हेल्प करता है और उसको वहां पर स्टिक करके रखा रहता है। इस तरीके से हमारा रबर शकर काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिरिंजेस। सिरिंजेस किस तरीके से काम करती है बेटा, देखिएगा सिरिंज कैसे काम करती है। अब देखिएगा नॉर्मल सिरिंज जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, सिरिंज में यहाँ एक नोजल जिसे बेसिकली हम बोलते हैं, यहाँ नोजल होती है और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये भी एक रबर ट्यूब टाइप का होता है, ये भी एक शकर टाइप में होता है। क्या होता है, पहले हम इसको पुल डाउन करते हैं तो अंदर से सारी एयर निकल जाती है, फिर हम इसको क्या करते हैं, सिरिंज को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं। अब हम इसको पुल अप करते हैं, यानी कि ऊपर की ओर खींचते हैं। तो जब हम इसको ऊपर की ओर खींचते हैं तो अंदर एक वैक्यूम का स्पेस बनता जाता है। अब उस वैक्यूम के स्पेस को कौन मेंटेन करेगा, तो जब वैक्यूम का स्पेस बनता जाता है तो अंदर से वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस बन रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। तो पता चलेगा वाटर के आउटर सरफेस से, बाहर वाले सरफेस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू इसके अंदर के सरफेस से। तो जब बाहर के सरफेस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो इस प्रेशर की वजह से वाटर कहां चला जाता है, या फिर कोई भी लिक्विड सिरिंज के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही आप इसको पुल अप करते हैं, अंदर एक स्पेस बनता है, वैक्यूम बनता है, और उस स्पेस को फिल करने के लिए बाहर से प्रेशर लगता है। तो बाहर का प्रेशर कहीं ना कहीं सिरिंज के अंदर के प्रेशर से ज्यादा होता है और उस प्रेशर की वजह से लिक्विड सिरिंज के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से सिरिंज में लिक्विड आती है बेटा, ठीक है। ड्रिंकिंग विद स्ट्रॉ, अगर हम स्ट्रॉ की हेल्प से ड्रिंकिंग करते हैं तो किस तरीके से काम करता है। देखिए अभी एक नॉर्मल स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ पूरी खाली है, उसके अंदर एयर है। अब इस मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो इस कोल्ड ड्रिंक के आउटर सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आपके स्ट्रॉ में भी एयर है, अभी एयर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन अब आप क्या करते हो, शकिंग करते हो, ठीक है। अब आप शक करते हो, यानी कि उसको इनहेल करते हो, उसके स्ट्रॉ के अंदर की एयर को इनहेल करते हो, तो एयर तो अंदर चली गई। अब जब एयर अंदर चली गई तो एयर का स्पेस खाली हुआ कि नहीं हुआ, तो अब एयर प्रेशर वाटर के सरफेस पे नहीं लग रहा है, स्ट्रॉ के अंदर से जो एयर प्रेशर लग रहा था अब वो नहीं लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां से गायब हो गया। तो वाटर के सरफेस से, स्ट्रॉ के बाहर से वाटर के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, जब स्ट्रॉ के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसकी वैल्यू ज्यादा है वो वाटर को प्रेस करके अंदर स्ट्रॉ की तरफ भेजेगा, और इस तरीके से लिक्विड अंदर जाता है और फिर आप उसको शक करके क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ जब आप ड्रिंक करते हैं तो आप अंदर की एयर को पहले इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उसके आउटर सरफेस पर क्या होता है बेटा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर आना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है। और भी बेसिक बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बेटा, नोज की ब्लीडिंग होती है। कैसे होती है नोज की ब्लीडिंग हाई एल्टीट्यूड पे, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी जो आर्टरीज वगैरह है उनमें ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट करते रहते हैं, तो उसका ब्लड का प्रेशर होता है। तो जब हाई एल्टीट्यूड पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ब्लड का इंटरनल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाती है और हमारी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली कुछ लोग अगर प्लेन वगैरह में जाते भी हैं, जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उनकी नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आर्टरीज वगैरह क्या हो जाती हैं बेटा,
फट जाती हैं, इस वजह से उनकी ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो हाइयर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। आप हाइयर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करती है, इस वजह से लोगों को ब्लीडिंग होती है हाई एल्टीट्यूड पर। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटा वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सूट या स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ पहन के स्पेस में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेस में क्या है, एटमॉस्फेयर की कमी है। स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनकी बॉडी पर वर्क नहीं करता, क्योंकि हम एक ऐसे कंडीशन में रहते हैं जिस पर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहा है उसका प्रेशर हमारे बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, इसलिए हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, बर्स्ट कर जाएगी। और इसी बर्स्ट से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ सूट पहनते हैं जो कि उनके आउटर बॉडी पर एक प्रेशर को मेंटेन रखता है। इज दैट क्लियर? ओके। लिजार्ड्स मूव ऑन वॉल, जो लिजार्ड्स वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा छिपकली वगैरह दीवार पे बड़े आराम से चलती हैं। एक्चुअल में उनके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो एज ए जैसे हमने रबर शकर होता है उसकी तरीके से उनके पैर काम करते हैं, ठीक है। वो स्पेस बनाती हैं पैर में, उसके बाद वो दीवार पर चिपकी हुई रहती है। जिस तरीके से रबर शकर वॉल पर चिपका हुआ रहता है वैसे ही उनका पैर चिपका हुआ रहता है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही यूज करके लिजार्ड क्या करती है, वॉल पर चलती है। एस्ट्रोनॉट स्पेशल काइंड ऑफ सूट पहनते हैं, नोज में ब्लीडिंग होती है। ये कुछ इफेक्ट थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, इसको मेजर किसमें करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं विद अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से आप इसको मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर को हम लोग नॉर्मली सिंपल बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर को बनाया था टॉरिसेली ने। किसने बनाया था बेटा? टॉरिसेली ने, ठीक है। इन 1643 टॉरिसेली ने इसको डेवलप किया। उसके बाद इसमें जो लिक्विड यूज की गई थी दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड की हेल्प से उन्होंने सिंपल बैरोमीटर बनाया। देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इंस्ट्रूमेंट विद विच वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बैरोमीटर। उसे बैरोमीटर कहते हैं। In 1643, Italian scientist named Torricelli invented a simple barometer and hence was able to measure the atmospheric pressure at different places. उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या बनाया? बैरोमीटर बनाया 1643 में, और नाम क्या था उनका बेटा? टॉरिसेली, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक सिंपल बैरोमीटर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जो लिक्विड यूज हुई है बेटा, ये जो ब्लू कलर की लिक्विड आपको दिखाई दे रही है दैट इज मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी की लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको दैट इज लिखा है यहाँ पर वैक्यूम। ये जो वैक्यूम स्पेस है इसका नाम होता है टॉरिसेलियन वैक्यूम। टॉरिसेलियन वैक्यूम, इस वैक्यूम का नाम होता है टॉरिसेलियन वैक्यूम। ये इतना स्पेस छूट जाता है, इसका नाम होता है टॉरिसेलियन वैक्यूम। अब इसको बनाया कैसे जाता है, मैं इसको स्ट्रक्चर सिंपल से बताता हूँ बनाते कैसे हैं। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ये होता है, पहले आप एक ट्यूब लेते हैं दैट इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर की ट्यूब में आप इसको पूरा मर्क्यूरी फिल करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? पूरा का पूरा मर्क्यूरी फिल करते हैं। इसके अंदर आपने पूरा मर्क्यूरी फिल कर दिया, ठीक है। ये आपने इस ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा मर्क्यूरी फिल किया है, पूरा फुल, ठीक है। एकदम अच्छे से इसमें मर्क्यूरी फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको ऊपर से जैसे मान लीजिए यहां से आपने क्या किया, थंब लगा दिया। ये थंब लगा के आपने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये थंब लगा के आपने इसको होल्ड किया हुआ है, तो इस तरीके से आपने इसको पूरा फिल किया। जब आप इसको पूरा फिल कर लेंगे तो आपके पास एक और वेसल होगा इस तरीके का, इसमें भी मर्क्यूरी फिल होगी। इसमें भी मर्क्यूरी इस लेवल तक, पर्टिकुलर एक लेवल तक मर्क्यूरी होगी। अब आपको क्या करना है, इस पूरे 1 मीटर को, ये याद रखिएगा ये पूरा 1 मीटर का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस पूरे 1 मीटर के ट्यूब को इन्वर्ट करके, यानी कि उल्टा करके आपको इस वेसल में रखना है। तो जब आप मर्क्यूरी को इस वेसल में रखते हैं तो होता क्या है, अब ये वेसल में जैसे ही आप रखेंगे, अभी मर्क्यूरी पूरी की पूरी फिल है, वो भी टाइट एंड फिल है, लेकिन जब इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद इसमें एक वैक्यूम का स्पेस बनता है, और इसी वैक्यूम के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टॉरिसेलियन वैक्यूम बोलते हैं। ये अपने मन से ये नीचे आ जाता है, और
सी लेवल पर ये हाइट कहां पर आ जाती है, 76 सेंटीमीटर की हाइट तक हमें मर्क्यूरी फिल दिखाई देता है। इस लेवल से हमें मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर की हाइट तक दिखाई देता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका प्रेशर सी लेवल पर नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब क्या होता है, ये मर्क्यूरी का सिंबल होता है बेटा, इसलिए बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और 76 सेंटीमीटर को हम लोग 760 mm भी लिखते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इन दो तरीकों से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम एक सिंपल बैरोमीटर बनाते हैं, और ये सिंपल बैरोमीटर हम बना तो लेते हैं, लेकिन बेटा ये इतना बड़ा होता है कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट क्या है कि ये इजी नहीं होता, मतलब इसको कैरी करना बहुत इजी नहीं होता है, ये इतना बड़ा होता है और इसको हर जगह ले जाके मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन काफी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि 1 मीटर की ट्यूब है, कहीं गिर गई, ग्लास टूट गया तो सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। प्लस इसका ये स्पेस ओपन होने की वजह से, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह आ सकती हैं, जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये सबसे पहला बैरोमीटर है, इसके कॉन्सेप्ट से और भी बैरोमीटर आए, तो ये एक सिंपल बैरोमीटर है, ठीक है। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये सबसे सस्ता बैरोमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद एक और बैरोमीटर आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एनोरॉइड बैरोमीटर। ये बाद में डेवलप हुआ, एनोरॉइड बैरोमीटर। अब एनोरॉइड बैरोमीटर वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एनोरॉइड बैरोमीटर किस तरीके से वर्क करता है। ये इसका एक्चुअल में इसकी मेटल केसिंग होती है पूरी, और ऊपर हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट के लिए स्केल होती है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास एक मेटल का डायफ्राम टाइप का होता है, ठीक है, मेटल प्लेट टाइप की होती है, और इसके अंदर वैक्यूम होता है, यानी कि ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये अंदर के स्पेस में क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है, ठीक है। अब इसके जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है तो देखिएगा यहाँ लगी है स्प्रिंग। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है तो ये लगी है स्प्रिंग, ये नीचे की तरफ जाएगी। तो जब ये हिस्सा नीचे की तरफ जाता है तो ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये लीवर कहलाता है। इस हिस्से को हम तो क्या बोलते हैं बेटा, लीवर बोलते हैं। और ये हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का हिस्सा है और इसे बोलते हैं लीवर। अब ये लीवर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये लीवर इसी तरीके से, ये लीवर जो कनेक्ट है, ये एक बार आगे और एक बार पीछे की तरफ मोशन करता है। तो आगे और पीछे होने की वजह से देखो, ये यहाँ पर एक वायर है, ये वायर जो है यहाँ पर एक सर्कुलर सिलेंडर से कनेक्ट है। सर्कुलर सिलेंडर से कनेक्ट होने का मतलब, अगर ये आगे जा रहा है तो ये इसको सर्कुलर सिलेंडर क्या करेगा, इसको लपेट रहा होगा, और जब लपेटेगा तो सुई ऐसे जाएगी। लेकिन जब ये पीछे जा रहा होगा तो वायर की लेंथ बढ़ेगी तो सुई ऐसे आएगी। यानी कि नीडल इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है एनोरॉइड बैरोमीटर में। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है एनोरॉइड बैरोमीटर का। एनोरॉइड बैरोमीटर यूज टू होता है, काफी इजी होता है इसको कैरी करना, कहीं भी ले जाना। यानी कि एक सिंपल बैरोमीटर से एडवांस बैरोमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड एनोरॉइड बैरोमीटर। इसको यूज करना बहुत इजी होता है, यानी कि सिंपल बैरोमीटर की जो कमियां थी उसको इसने दूर कर दी है। हाँ, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आप मर्क्यूरी का, विदाउट यूजेस ऑफ मर्क्यूरी, आप इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के बाद ये वीडियो, ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, इनकी थ्योरी वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। बात कर रहे थे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एयर क्या सच में प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। उसके कुछ डेली लाइफ के इफेक्ट हम लोगों ने देखे। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट है, उनका क्या नाम है, जस्ट लाइक बैरोमीटर। बैरोमीटर में कुछ कमियां थी तो एक और एडवांस बैरोमीटर बन गया, दैट इज कॉल्ड एनोरॉइड बैरोमीटर। एक बैरोमीटर और होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंटियर्स बैरोमीटर, जिसको आप क्लास 9th में पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी बात करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय बाय।